जय हिंद डॉक्टर्स। अपन ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू कर दिया था और अपन ने ये देखा था कि जो कंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है आयनिक कंडक्टर। और अपन को इस चैप्टर में आयनिक कंडक्टर पढ़ना है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब भी अपन कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कंडक्टेंस होता है ना। तो कंडक्टर के साथ हमेशा कुछ कंडक्टेंस टर्म होती हैं। तो अपन ने सबसे पहली कंडक्टेंस टर्म देखी थी रेजिस्टेंस, फिर अपन ने देखा कंडक्टेंस, उसके बाद देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और फिर अपन ने देखा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कापा से। और कापा होता क्या है? 1 ml सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आता है उसे क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं। ठीक है, 1 ml सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आता है उसे क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं नेक्स्ट कंडक्टेंस टर्म की, वो है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आता है उसे क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आता है उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। एक और टर्म बताई थी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आए उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अपन ने 5th कंडक्टेंस टर्म रखी थी मोलर कंडक्टेंस, है ना। मोलर कंडक्टेंस, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी। मोलर कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? लेमडा से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का एक और नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दोनों बात एक ही होती है। अब इसका अपन को यहां पर क्या करना है? डेरिवेशन करना है। ठीक है, वैसे डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी अपन इसका एक बार डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस का मुझे क्या करना है? डेरिवेशन करना है। इसके डेरिवेशन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल अपन समझेंगे। एक बार एग्जाम्पल समझ में आ गया, देखना आप आराम से इसका डेरिवेशन खुद ही बताने लगोगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक बोतल ली। जल्दी चीजें समझ में आती हैं, है ना। तो मैंने एक बोतल ले ली। ठीक है, और इस बोतल में मैंने क्या भर दिया? पानी। भर के क्या करूंगा मैं इसका? इलेक्ट्रोलाइट भरूंगा ना यार। मैंने इसमें क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। और इलेक्ट्रोलाइट कितना भरा? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर का मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इसमें फिल कर दिया। मान लो यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया HCl। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया? HCl लिया। और यहां पर HCl का कंसंट्रेशन मैंने रख दिया 2 मोलर। कितना कंसंट्रेशन रख दिया? 2 मोलर। अच्छा मुझे बता सकते हो 2 मोलर को एक्सपैंड करके क्या लिखूंगा? 2 moles ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 ml लिख सकता हूं। 2 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, बोल सकता हूं ऐसे। इसका मतलब यह है कि यहां पर मैंने HCl का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया वो कैसे बनाया होगा? मैंने 2 मोल HCl के लिए होंगे और उसको पानी में घोल लिया होगा। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो 2 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनेगा HCl का।
ठीक है। अच्छा 2 मोल 1000 ml में मौजूद है, तो आप मुझे बताओ 1 मोल कितने वॉल्यूम में मौजूद होंगे? 500 ml में। ये बात समझ में आती है? तो मुझे एक बात बता दो, 1 ml सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं। 1 ml सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? कापा। 2 ml सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस होगा 2 कापा। 3 ml सोल्यूशन के कारण 3 कापा। 500 ml सोल्यूशन के कारण कंडक्टेंस 500 कापा होगा कंडक्टेंस। मतलब मैं कह सकता हूं इस सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो 500 कापा होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है। और ये 500 ml जो है वो कितने मोल कंटेन कर रहा है? 1 मोल कंटेन कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 500 कापा। और 1 मोल के कारण जो कंडक्टेंस आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं इस सोल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 500 कापा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? 1 मोल सोल्यूशन के कारण कंडक्टेंस। 1 मोल सोल्यूशन कितने वॉल्यूम में मौजूद है? 500 ml में। तो अपन जानते हैं 1 ml के कारण कंडक्टेंस होता है कापा, 2 ml के कारण 2 कापा, 3 ml के कारण 3 कापा, 500 ml के कारण 500 कापा। ये 500 कापा किसका कंडक्टेंस है? 1 मोल सोल्यूशन का कंडक्टेंस है। और 1 मोल सोल्यूशन का कंडक्टेंस ही कहलाता है मोलर कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर के लिए मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन क्या है? 5 मोलर HCl। मतलब मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है? 5 मोलर। अब 5 मोलर को एक्सपैंड करके बताना जरा। 5 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। यही होगा। तो आप मुझे बताओ 1 मोल HCl, 1 मोल HCl कितने में मौजूद होगा? 200 ml में। तो 1 ml के कारण कंडक्टेंस होता है कापा, 2 ml के कारण 2 कापा, तो 200 ml के कारण 200 कापा। अब ये 200 कापा किसका कंडक्टेंस है? 1 मोल HCl का कंडक्टेंस है। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। मतलब ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस कितना? 200 कापा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो फिर थोड़ा सा और टाइम पास करते हैं। सुनना ध्यान से। बहुत सारे लेक्चर है, अब कोई लेक्चर की कमी नहीं है। कोई आपकी छुट्टियां नहीं लगने वाली है ना? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो कापा को डिफाइन करा था मैंने 2 तरीके से करा था। एक तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडीशन पर जब अपन कंडक्टेंस निकालते हैं तो इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और याद करो एक और तरीके से करा था, छोटा सा डब्बा बनाया था मैंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा बनाया था। अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे की बात करें तो खाली डब्बे के कारण तो कंडक्टेंस नहीं आएगा, उस डब्बे के अंदर क्या भरना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरना पड़ेगा, है ना? मतलब मैं कह सकता हूं अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भर दिया तो उस डब्बे के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो कापा कहलाता है ना? तो 1 ml के कारण कंडक्टेंस क्या होगा? कापा। 2 ml के कारण 2 कापा। मतलब ऐसे 2 डब्बे होंगे। 3 ml के कारण ऐसे 3 डब्बे होंगे। 3 ml मतलब कह सकता हूं 3 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूं ना ऐसे। और मुझे एक चीज समझ में आती है, जो कापा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L/AR। 1/R को क्या लिख सकता हूं? कंडक्टेंस बोल सकता हूं। तो कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? AK/L। 1/R क्या हो जाएगा? G मतलब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? AK/L। मतलब कह सकता हूं कंडक्टेंस किसके बराबर हो गया? AK/L के बराबर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के कारण कंडक्टेंस कापा, 2 सेंटीमीटर क्यूब के कारण कंडक्टेंस 2 कापा, मतलब ऐसे 2 डब्बे हो गए। 3 सेंटीमीटर क्यूब के कारण कंडक्टेंस 3 कापा, ऐसे 3 डब्बे हो गए। अब ये जो 3 छोटे 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 डब्बे हैं इनको अपन लेंथ वाइज अरेंज करेंगे या एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे? ये क्वेश्चन है ना? अब खुद सोचो, अगर इसको मैं लेंथ वाइज अरेंज करता हूं ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे के कारण कंडक्टेंस कापा, 2 सेंटीमीटर क्यूब डब्बे के कारण 2 कापा, 3 सेंटीमीटर क्यूब डब्बे के कारण 3 कापा, है ना? ये तो रिलेशन होता है। अब मैंने मान लो इसको लेंथ वाइज अरेंज कर दिया,
ठीक है, मैंने क्या कर दिया, लेंथ वाइज अरेंज कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं ये तो क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा प्लेट का वो कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये चीज समझ में आती है। अब आप मुझे बताओ, एल की जगह 3 रखोगे और ए की जगह 1 रखोगे तो क्या 3 सेंटीमीटर क्यूब के कारण कंडक्टेंस 3 कापा हो रहा है या कापा बाय 3 हो रहा है? तो मतलब एक चीज समझ में आती है कि इसको लेंथ वाइज तो अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 कापा नहीं बन रहा है। चाहिए क्या था, 3 कापा, बन क्या रहा है, कापा बाय 3। तो ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको अपन स्टैक करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं। अब अगर ऐसे मैं इसको एक के ऊपर एक रखूंगा तो ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। दो प्लेट के डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होती है वो, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या 3 रखो या 1 रखो, 3 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आएगा वो 3 कापा हो जाएगा। कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 3 कापा के बराबर। 2 सेंटीमीटर क्यूब के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आएगा वो हो जाएगा 2 कापा के बराबर। मतलब एक चीज समझ में आती है, लेंथ जो है हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, डिफाइन करने का तरीका है, डेफिनेशन की बात करें, ये कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। और छोटे 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 डब्बों को अपन को कैसे अरेंज करना है, स्टैक करना है। मतलब ये जो 200 कापा आ रहा है ना, 200 कापा पता है कैसे आ रहा है, छोटे छोटे 200 डब्बे हैं और उसको ऐसे अरेंज करा अपन ने। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये सब नहीं लिखना था। हाँ, वापस यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर एक चीज समझ में आती है कि मोलर कंडक्टेंस अपन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा यहां पर, 5 मोलर का हो जाएगा 200 कापा, 2 मोलर का कितना हो जाएगा 500 कापा। अब अपन को क्या करना है, यहां पर डेरिवेशन करना है। अब फटाफट जवाब आप ही देना। मैं कह सकता हूं कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, क्या होता है, बोलना, कापा, यही होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, कापा। तो आप ही मुझे बताओ, कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किसके बराबर हो जाएगा, वी कापा हो जाएगा। या मैं कह दूं कापा इंटू वी हो जाएगा। और अगर आपको कोई कह दे ये वी वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है, ये वी वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कापा इंटू वी। और ये कंडक्टेंस किसका हुआ, मोलर कंडक्टेंस हुआ। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण कंडक्टेंस। और आपको बोल दिया गया है ये वी वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है। तो वी वॉल्यूम के कारण कंडक्टेंस कितना है, कापा इंटू वी। और ये वी वॉल्यूम 1 मोल कंटेन कर रहा है, मतलब ये जो कंडक्टेंस होगा ये मोलर कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब कह सकता हूं मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर हो गया, कापा इंटू वी के बराबर हो गया। ठीक है, और ये वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर V की यूनिट बता सकते हो, V की यूनिट मैं बोल सकता हूं सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। और कापा की यूनिट क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? अब ये तो अपन ने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, पर सपोज करो क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन गिवन हो, जैसे यहां पर 5 मोलर गिवन है या 2 मोलर गिवन है, तो अपन कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस, वो देखना है अपन को। तो एक जनरल फॉर्मूला निकालना है, तो अपन मान लेते हैं लेट कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बी एम मोल लीटर इनवर्स। मैंने मान लिया कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, एम मोल लीटर इनवर्स है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूंगा, एम मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन
मैं बोल सकता हूं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और 1 लीटर को क्या लिख सकता हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, बोल सकता हूं ऐसे। तो आप मुझे बताओ m मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में मौजूद है, तो 1 मोल कितने में मौजूद होगा? मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 अपॉन m सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, बोल सकता हूं ऐसे। ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो 1 मोल कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, 1 ml के कारण कंडक्टेंस है, 2 ml के कारण कंडक्टेंस, 3 ml के कारण कंडक्टेंस, तो इतने ml के कारण कंडक्टेंस, इतना कापा, और इतना कापा किसके बराबर हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 मोल कंटेन कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन m। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इनके यूनिट की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कापा की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और ये 1000 अपॉन m जो है, ये बेसिकली क्या है? ये v वॉल्यूम है जो 1 मोल कंटेन कर रहा है, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो आप मुझे बताओ मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। अरे यही होगी। और यहां पर जो m है, ये m क्या है? मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये मैं बोल दूं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी के तो यूनिट हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स, यही रहेगी, है ना। अच्छा, अब बहुत बार क्या होता है कि अगर एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन पूछता है, तो 99% क्वेश्चन में जो यूनिट रहती है वो सेंटीमीटर में ही रहती है, और अपनी इतनी आदत हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कि अपन हमेशा यूनिट जो देखते हैं वो सेंटीमीटर में ही देखते हैं। अब आदत ऐसी पड़ जाती है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन यूनिट देखना ही भूल जाते हैं, क्योंकि अपन अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटीमीटर में होगा। तो आपको जो दिखता है वही बहुत अच्छा लगता है। जो दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपको, जैसे ही देखा आपने, आप सीधा पुट कर देते हो, है ना, और आंसर निकाल लेते हो। पर गड़बड़ी पता है क्या हो जाती है? 1% ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर यूनिट सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दी जाती होती है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आंसर किस में निकालो? सेंटीमीटर में निकालो, और उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर में कन्वर्ट कर दो। आंसर को फाइनली फिर किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर में। या एक तरीका ये है कि मीटर वाला फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं इफ कापा इज इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कापा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में गिवन है, तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कापा इंटू वी, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कापा इंटू वी, जहां पर कापा की यूनिट तो फिक्स कर रखी है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल था। तो अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर मोल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर ओम इनवर्स मोल इनवर्स, यही होगी, ठीक है। अब यहां पर अभी अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव करा था। फॉर्मूला क्या डिराइव करा था? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m, यही करा था, है ना। तो मैं कह सकता हूं ये जो 1000 अपॉन m है, ये बेसिकली क्या है? वो वॉल्यूम जो 1 मोल कंटेन कर रहा है। और ये जो टर्म है इसकी यूनिट अभी अपन ने यहां पर लिखी थी, क्या थी? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अब अगर ये मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 10 टू दी पावर -6 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है जो 1 सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 10 टू दी पावर -2 मीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 इंटू 10 टू दी पावर -6/m। इसको मैं लिख सकता हूं मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 10 टू दी पावर -3/m।
ये आ गया आंसर। कापा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर मोल। तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यहां पर ये जो m है ये अभी भी मोलैरिटी ही रहेगा और इसकी यूनिट क्या रहेगी? मोल लीटर इनवर्स। शक्ल मत देखो, कॉपी करो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, बस ये समझ में आता है कि इसको रटना कैसे है, तो भी बहुत अच्छे से काम चलेगा आपका, है ना? एक तो टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? एक मोल सोल्यूशन के कारण कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कापा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, फटाफट कॉपी करो, अभी बताऊंगा। बोल बोल के रटेंगे और कैसे रटेंगे? फटाफट लिखो। लिख लिया? लिख लिया? तो धीरे धीरे कैसे लिख रहे हो? भूल गए यार आप सब कुछ, फिर मेहनत करनी पड़ेगी आप पे। चालाकी से लिखना भूल गए क्या आप? तो समझ समझ समझा रहा था तो लिखते रहते ना। कोई बात नहीं, लिखो, कल आएगी लास्ट क्लास। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ ना यार एक बार? कापा इंटू 1000 अपॉन एम। 5 बार बोलो ना यार, बोलते बोलते लिखो। कापा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू
मोलर कंडक्टेंस मैं नहीं लिखने आऊंगा वहां पर, पूरा बोलो। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, एक और बार बोलो, एक और बार बोल दो। नेक्स्ट टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको अपन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं दे रखा है, और आपने पढ़ा होगा ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में या रिडॉक्स में पढ़ा होगा, दोनों में पढ़ रखा है। तो ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ना, आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं वो मोल कॉन्सेप्ट की मदद से करे गए हैं। और एक और टॉपिक यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में लिखा जाता है, इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में लिखा जाता है। पर एनसीईआरटी ने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन फिर से मोल कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व कर रखे हैं। पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में आ भी चुका है, पर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। हेंस मैं कह सकता हूं कि जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है वो भी पूछा जाता है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कि कोचिंग की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही क्रैक कर लो, तो कोचिंग पढ़ने आया करो। कोटा आना चाहिए। पूछता एग्जामिनर, और पहले पूछ भी चुका है। अब अगर बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब तो पता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। पर इसको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, डिफाइन अच्छे से करेंगे। लिखो डेफिनेशन। कर लेना यार। मीटर के टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कापा इंटू 10⁻³ अपॉन m। 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना। डेफिनेशन बोलूं? डेफिनेशन लिखेंगे अपन। लिख लिया? बोलूं? डेफिनेशन लिखना। कंडक्टेंस ऑफ all the ions, conductance of all the ions produced by, conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte, conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte, conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in a given volume of solution, in a given volume of solution is known as equivalent conductance, is known as equivalent conductance, is known as equivalent conductance. Solution in a given volume of solution is known as equivalent conductance. अच्छा, अब इधर देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस निकल कर आए उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अपन जानते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कापा। तो कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा?
कापा इंटू वी, ठीक है। अब इस कापा इंटू वी को मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब बोल सकता हूं? इस कापा इंटू वी को मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब बोल सकता हूं? जब वी वॉल्यूम क्या कंटेन करे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करे। मतलब मैं कह सकता हूं V क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बताओ V की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट, सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। कापा की यूनिट तो सेम ही रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस एक बात बताओ, मुझे ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अभी अपन ने फॉर्मूला किसके लिए लिखा था? मोलर कंडक्टेंस के लिए। अब अपन को किसके लिए लिखना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। तो जब मोलर कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला अपन ने लिखा था, तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता था? 1 मोल सॉल्यूशन के कारण कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस होता है। और जब मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करा था, तो वहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म आई थी वो आई थी मोलैरिटी। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करूंगा, तो जो कंसंट्रेशन टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? और यहां पर नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। तो आप मुझे बताओ कापा की यूनिट तो सेम ही रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स। इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, शक्ल मत देखो, फटाफट लिखने लग जाओ। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सपोज करो सेंटीमीटर में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मीटर में पूछा जाए तो मुझे बता सकते हो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 10⁻³ अपॉन एम या एन? एन नॉर्मेलिटी। ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। लिख लिया? तो अभी तक अपन ने 1.5 लेक्चर में सिर्फ इस चैप्टर में 3 ही टर्म पढ़ी, कापा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बाकी तो सारा फिजिक्स वाला ही चल रहा था, सब कुछ सेम सेम है ना। यहाँ पर अपन ने 2 फॉर्मूला डिराइव कर लिए, एक तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर दिया और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है। अब अपन को यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इनके बीच का रिलेशन निकालना अपन को। लिख लिया?
रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मुझे मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ ना, क्या लिखा था अपन ने? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम, यही लिखा था। अब ध्यान से देखो एक बार, है ना। मोलर कंडक्टेंस अपन ने लिखा था कापा इंटू 1000 अपॉन एम, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। अब आपने क्या करा, बड़ी चालाकी से, क्या करा, किसने करा? आपने। आपने क्या करा, बड़ी चालाकी से ऊपर नीचे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ी चालाकी से क्या कर दिया, ऊपर नीचे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसकी मम्मी को नहीं पता चला कब नानी बन गई। अरे याद कर, एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, नानी इज इक्वल टू मम्मी इनटू, मुझे एक बात बता, इसको क्या लिखूं मैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखूंगा? तो यार रिलेशन क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। सॉल्यूशन चैप्टर में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? नानी इज इक्वल टू मम्मी इनटू, ऐसे तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, पर जो मैंने फॉर्मूला सोच रहा था ना, वही आपने बताया मुझे। नानी इज इक्वल टू मम्मी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और पता है कि किसी चीज को अपन ज्यादा यूज करते हैं ना, घिस जाती है, और जब वो घिस जाती है तो छोटी हो जाती है। इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं तो घिस जाती है, और घिसने के बाद क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, खुद ही बताना, सॉल्यूशन चैप्टर में अपन ने नानी इज इक्वल टू मम्मी इनटू वैलेंसी फैक्टर यूज करा था। मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला एक बार यूज करा था, दो बार यूज करा था, या बहुत बार यूज करा था? बहुत बार यूज करा था। बहुत बार नानी को यूज करते करते सॉल्यूशन चैप्टर में नानी छोटी हो गई, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते आते देखो नानी छोटी हो गई और मम्मी मोटी हो गई। बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। नानी इज इक्वल टू मम्मी इनटू वैलेंसी फैक्टर तो याद रहता है, और ये रिलेशन भी पता है कैसे याद रहता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। गड़बड़ हो जाती है। सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है मैंने, सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, मतलब सॉल्यूशन में वो नानी मम्मी का फॉर्मूला इतना यूज कर लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते आते नानी छोटी हो गई और मम्मी। बात समझ में आ रही है ना? तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब तो कभी नहीं भूलोगे, है ना। और यहां पर इस चैप्टर में जो वैलेंसी फैक्टर रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है, क्योंकि अपन रिडॉक्स विडॉक्स नहीं पढ़ रहे जहां पर फ्रैक्शनल वैलेंसी फैक्टर आए, ठीक है। या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, तो अपन कह सकते हैं जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कॉपी करो इसको। क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने बोला लिखेंगे। फटाफट, ये थोड़ा ना बोला लिखो। जब फॉर्मूला याद रहेगा ना ये वाला, मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज बताऊंगा जबरदस्त। लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे। The resistance of a cell filled with the resistance of a cell filled with 0.01 normal, the resistance of a cell filled with 0.01 normal BaNO3 whole twice, the resistance of a cell filled with
0.01 normal, BaNO3 whole twice. Solution is 210 ohm. 210 ohm. And cell constant is 0.66 centimeter inverse. And cell constant is 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स. मुझे एक बात बताओ, सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करता था मैं? जी स्टार से. और जी स्टार को क्या लिख सकता हूं मैं? L अपॉन ए लिख सकता हूं, है ना? फुल स्टॉप. फाइंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस सोल्यूशन. फाइंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस सोल्यूशन. फाइंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस सोल्यूशन. अच्छा, कापा का फॉर्मूला क्या होता था? किलर L अपॉन AR. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? रोले रो L अपॉन ए. करो सॉल्व इसको फटाफट. आपको मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. टू डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना. क्या? बिल्कुल गलत है. हम्म 628.5 बिल्कुल सही आंसर है. बिल्कुल सही आंसर है. और किसी का आया? ठीक है, वैसे इतना पास ऑप्शन नहीं होगा. देख लेते हैं एक बार. देखो, मोलर कंडक्टेंस निकालना है. मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन एम. और यहाँ नॉर्मेलिटी गिवन है, तो सबसे पहले तो नानी मम्मी का फॉर्मूला यूज करेंगे. नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर. ठीक है, नानी कितनी है? 0.01. मम्मी निकालनी है. अच्छा, वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर BaNO3 होल ट्वाइस का टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज. टोटल पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव कहां से आएगा? Ba+2 से. मतलब टोटल पॉजिटिव कितना हो गया? 2. नेगेटिव चार्ज की बात करें तो NO3 पे -1 होता है. ऐसे कितने NO3 है? 2. तो मतलब -2. मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव कितना आ रहा है? 2. तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2. तो मोलैरिटी आ जाएगा. मैं बोल सकता हूं 5 × 10⁻³ मोलर. ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर BaNO3 होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू 2. अब अगर अपन बात करें मोलर कंडक्टेंस की, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताना जरा. अरे बोलो ना. कापा इंटू 1000 अपॉन एम. कापा की वैल्यू, कापा को क्या लिख सकता हूं? L अपॉन AR इंटू 1000 अपॉन एम. मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू L. L कितना है? अच्छा, L बाय ए दे रखा है 0.66. R की वैल्यू कितनी है? 210 इंटू 1000
मोलैरिटी 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। कैसे निकालेंगे? ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 0.66 इंटू 100 ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 1000 लिख सकता हूं। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000/5 ये हो गया 200, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो गया 7, ये हो गया 22। इसको मैं बोल सकता हूं 44/7 इंटू 100, 44/7, 6 7 42, 20.2 14 60 हो जाएगा, 7 8 8 45 57 इंटू 100 ये आ जाएगा 628.57। मोलर कंडक्टेंस निकालना है। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल इनवर्स, ओम इनवर्स। आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लो, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन यूज कर लो, आ सकते हो, निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बोलूं? in a conductivity cell comma 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 two platinum electrodes two platinum electrodes each of area two platinum electrodes each of area 10 centimeter square two platinum electrodes each of area 10 centimeter square are fixed 1.5 centimeter apart are fixed 1.5 centimeter apart full stop. If the electrodes are just half dipped if the electrodes are just half dipped in 0.05 molar if the electrodes are just half dipped in 0.05 molar K2SO4 solution if the electrodes are just half dipped in 0.05 molar K2SO4 solution and resistance of the solution is 50 ohm and resistance of the solution is 50 ohm, then find molar conductivity and equivalent conductivity. Then find molar conductivity and equivalent conductivity. करो सॉल्व इसको। कहां से बोल रहे हो? 200। अच्छा, और 600। मोलर कंडक्टेंस 120 बिल्कुल सही है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 240 बिल्कुल गलत है। गलत लगा लिया ना फॉर्मूला, फिर यही गलती होती है। वैलेंसी फैक्टर इधर आएगी या उधर आएगी,
ये कंफ्यूजन हो जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 60 आएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, एक बार देख लेते हैं। अच्छा मुझे तो बस एक बात बता दो, यहां पर इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हाफ डिप्ड है। और मैंने आपको बताया था ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब कह सकता हूं इफेक्टिव एरिया हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कापा इंटू 1000 अपॉन एम। तो मोलर कंडक्टेंस को मैं लिख सकता हूं, कापा की जगह क्या लिख दूं, एल अपॉन ए आर इंटू 1000 अपॉन एम। बस वैल्यूज पुट करनी है यहां पर। एल की वैल्यू कितनी है 1.5, ए की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है 0.05। बस इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये समझ में आया कैसे लिखा? ये 0 से 0 कैंसिल आउट करा, 1.5 और ये एक 0, ये 15 हो गया, बचा कितना 10। 15 इंटू 10 5 5 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कितना हो गया 6। 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये बना देगा इसको 600 डिवाइडेड बाय 5 120। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल इनवर्स, ओम इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया? मोलर कंडक्टेंस आ गया। और मुझे पता है मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अच्छा वैलेंसी फैक्टर K2SO4 का टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। K पर कितना होता है +1, ऐसे कितने के हैं 2, मतलब टोटल पॉजिटिव हो गया +2। SO4 पे कितना होता है -2, तो मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस कितना है 120, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो ये हो गया 60। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स। वैलेंसी फैक्टर K2SO4 का 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू? The electrical resistance of a column the electrical resistance of a column the electrical resistance of a column बोलू ना? The electrical resistance of a column of 0.05 mole liter inverse of 0.05 mole liter inverse NaOH solution 0.05 mole liter inverse NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm। ये क्या दे रखा है? कैसे पता चला? यूनिट देखकर पता चला, है ना? अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में पहली 3 लाइन, मतलब पहले 3 वर्ड में बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पर उसकी वैल्यू दे रखी है आखिरी में। तो बहुत बार क्या होगा क्वेश्चन में, पता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कंडक्टिविटी दे रखी है। अब कंडक्टिविटी तो बहुत सारे टाइप की होती है, कंडक्टिविटी कापा भी होता है और कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी भी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है। तो बोलेगा सिर्फ कंडक्टिविटी, आपको यूनिट देखकर पहचानना है कि मोलरिटी मोलर कंडक्टिविटी है
या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे पहचानोगे? यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ओम इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स। तो यूनिट ध्यान रखना है ना। वैसे तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। तो ये क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। करो सॉल्व। यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में जो ए इफेक्टिव है, इसका मतलब यह है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड है वो था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर क्वेश्चन में ही कह रहा है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, वहां पे कह रहा है इलेक्ट्रोड्स क्या है? हाफ डिप्ड है। तो इफेक्टिव एरिया जो होगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कर रहे हो बैठ के? कैसे कर रहे हो इसको सॉल्व? मुझे एक बात बताओ, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? डाउट ये आ रहा होगा सर, जो इलेक्ट्रोड हुआ करती थी वो तो प्लेट होती थी, और प्लेट किस शेप की होती थी? या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। सर यहाँ पे डायग्राम डायमीटर क्या दे दिया? कॉलम बोल रहा है। कॉलम पता है कैसा है? सिलेंड्रिकल कॉलम है। मतलब अगर इसके डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसा है। ये कुछ ऐसा कॉलम है। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? 50 सेंटीमीटर। और यहां पर कह रहा है डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोड है सर्कुलर शेप है। तो अपन यहां पर ए क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड यहां पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब करो सॉल्व। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन पता है ना? डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? रो निकालना है। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। आर कितना है? 5.55 इंटू 10⁻3। ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल कितना हो जाएगा? 50। करो सॉल्व इसको। नहीं, गलत है। करो इसको सॉल्व। 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना। क्या? 80? बिल्कुल सही है। 87.135। ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। पाई के टर्म्स में भी आंसर नहीं निकालना है। कितना आ रहा है? 87.135। किस किस का आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया। इधर देखो एक बार, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 50। सॉरी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻²। ये कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई।
है ना। तो ये हो जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 27.75 पाई। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा था 87.135। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। तो ये तो क्या आ गया रो आ गया। अपन को अब क्या निकालना है कापा निकालना है। कापा क्या होता है 1/रो। तो मैं कह सकता हूं कापा इज इक्वल टू 1/रो होता है। अब यहां पर भी कैलकुलेशन बहुत आसान है। ये हो जाएगा 1/87.135। करो सॉल्व। कितना आ रहा है 0.012 हो जाएगा ना ये सॉल्व। देखो कैसे करेंगे इसको। क्या करो मोबाइल में मोबाइल से नहीं करना है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक बार 1000 लिख सकता हूं इसको इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ऐसे। इसको जब डिवाइड करोगे तो 187 एक टाइम जा रहा है। कितने रह गया 13 130। ये फिर से एक टाइम जा रहा है पॉइंट। ये हो गया 43 430। 30 40 43 430 90 9 4 36। ये एक और बार 4 बार जा रहा है। ये हो गया 360 360 350 348 12 360 70 82 820 अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम जा रहा है इंटू 10⁻³ 11.48 इंटू 10⁻³ ठीक है। वैसे इतना करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है इतना भी। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। हाँ है ना। देख देख के करना है अपन को है ना। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। किसी ने निकाला था 0.011 0.012 सही है। उतना भी सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये कापा आ गया। कापा की यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब लास्ट अपन को क्या निकालना है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कापा इंटू 1000/m। कापा की वैल्यू कितनी है 11.48 इंटू 10⁻³ और ये कितना लिखा हुआ है 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलारिटी। मोलारिटी कितनी की मैंने 0.05 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² की मैंने। सॉल्व करो इसको। ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया। ये 100 ऊपर चला जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 5 20 मतलब कह सकता हूं मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 11.48 इंटू 20। 11.48 इंटू 2 करो 229.6 यही आ जाएगा। इंटू 2 करोगे तो ये होगा 22.96 इंटू 10 भी है तो 229.6। यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर कभी भी एक क्वेश्चन में 3 पार्ट नहीं पूछेगा है ना। ये बस यूं ही कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी ये कॉलम। ये कॉलम इंपॉर्टेंट था है ना। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। लिख लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू resistance of a conductivity cell resistance of a conductivity cell when filled with a solution of
resistance of a conductivity cell when filled, resistance of a conductivity cell when filled with a solution of electrolyte, when filled with a solution of electrolyte of concentration 0.1 molar, of concentration 0.1 molar is 100 ohm, is 100 ohm. Zero 0.1 molar is 100 ohm, and conductivity of solution is, and conductivity of solution is, and conductivity of solution is 1.2, 1.2, and conductivity of solution is 1.2 Siemens meter inverse. Full stop. When same cell is filled with 0.2 molar, when same cell is filled with 0.2 molar of same solution, 0.2 molar of same solution, resistance is 500 ohm. Resistance is 500 ohm. Full stop. Calculate molar conductivity of 0.2 molar. Calculate molar conductivity of 0.2 molar solution of an electrolyte. Calculate molar conductivity of 0.2 molar solution of an electrolyte. घर से करके लाना. 0.2 molar solution of an electrolyte. Next question लिखिए. The conductivity of 0.1 normal, the conductivity of 0.1 normal. Next question है ये. The conductivity of 0.1 normal NaOH solution is, the conductivity of 0.1 normal NaOH solution is 0.022, 0.022 Siemens centimeter inverse. The conductivity of 0.1 normal NaOH solution is 0.022, 0.022 Siemens centimeter inverse. Capital S centimeter inverse. Full stop. When equal volume of 0.1 normal, when equal volume of 0.1 normal HCl solution is added, equal volume of 0.1 normal HCl solution is added, the conductivity of resultant solution, the conductivity of resultant solution is decreased to, is decreased to 0.0055, is decreased to 0.0055 Siemens centimeter inverse, is decreased to 0.0055 Siemens centimeter inverse. Full stop. Then calculate equivalent conductivity of resultant solution. Then calculate equivalent conductivity of resultant solution. Karo solve. Then calculate equivalent conductivity of resultant solution. क्या? कंडक्टिविटी के बाद, कंडक्टिविटी के बाद है ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन. The conductivity of resultant solution is decreased to 0.0055 Siemens centimeter inverse, 0.0055 Siemens centimeter inverse. Full stop. Then calculate equivalent conductivity of resultant solution. Then calculate equivalent conductivity of resultant solution. एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करो आप. क्वेश्चन समझो कह क्या रहा है.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझो इधर एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन है, 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन है, और इसकी कंडक्टिविटी जो है वो है 0.022 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी है? 0.022 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस सोल्यूशन में सेम वॉल्यूम से अपन ने 0.1 नॉर्मल HCl डाल दिया। इस सोल्यूशन में अपन ने जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम किसका डाल दिया? 0.1 नॉर्मल HCl डाल दिया अपन ने। ठीक है, तो जो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकल कर आई वो डिक्रीज हो गई, और कितनी रह गई? डिक्रीज 2 लिखा हुआ है, मतलब कितनी रह गई? 0.0055 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स रह गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है रिजल्टेंट सोल्यूशन का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन एन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा करा करो कि जो निकालना उसके बारे में सोचो। फॉर्मूला क्या है? कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कापा दे रखा है, कहीं से भी रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे सुनो इधर। अब ये आपने चीज पता ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है ना? सुन लो एक बार इधर, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर क्या है? NaOH क्या मिलाया? HCl मिलाया, क्या बनेगा ये बता दो? NaCl प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अब मान लेते हैं नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1 नॉर्मल। इसकी भी नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1 नॉर्मल। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है, मान लो वॉल्यूम है 1 लीटर, तो इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर। और मुझे पता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? 0.1, और यहां पे भी कितने हो जाएंगे? 0.1। इनिशियली ये 0, ये भी 0। टाइम t इक्वल टू टी पर दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ खत्म होगा तो बनाएगा 1 मोल। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ खत्म हो जाएंगे, और बनाएंगे कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl। ये बात समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी की बात करें, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी ये क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय 2। 1 लीटर इसका, 1 लीटर उसका। और अब गलती पता है क्या कर रहे होंगे? जो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी सोच रहे होंगे वो 0.1 नॉर्मेलिटी ही सोच रहे होंगे। कभी नहीं होगी, ये होगी 0.1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 नॉर्मल। क्वेश्चन अब खत्म हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन एन। कापा क्या है? 0.0055 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 2, मतलब 10 टू द पावर 5 हो गए, तो ये हो गया 550 डिवाइडेड बाय 5, 110। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंट इनवर्स सीमेंस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। क्या कह रहे हो? कहां से बोल रहे हो? हाँ, जोर से बोलो। N1V1 माइनस N2V2, फिर क्या करूं? इक्वल टू N3V3। एक सेकंड रुको, 1 मिनट।
N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मैं करूं क्या? फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी यहां पर। तो क्या बताना क्या चाह रहे हो आप? जीरो आ रही है, वो फॉर्मूला गलत नहीं है। इधर का उधर लगा रहे हो आप। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं अपन? ये समझ में आया क्या आपको? एक सेकंड रुको, ये समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। डाउट है? क्या डाउट है बताओ। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? अरे जोर से बोलो थोड़ा। तो यार इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ध्यान हट गया था तो। रही बात आपकी, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। फॉर्मूला पता है कहां पर लगाते हैं? अगर बेस ज्यादा दे रखा है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन बेसिक होगा। अगर एसिड ज्यादा दे रखा है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में दे रखे हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है सोल्यूशन का। ये पता है कब लगाते हैं? जब या तो एसिड ज्यादा दे रखा हो तो रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक होगा और रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकल कर आएगी। अगर बेस ज्यादा दे रखा है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन बेसिक होगा और बेसिक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकल कर आएगी। पर अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो जीरो आ जाएगा, और ये गलत आंसर होता है। 3 केस बताए होंगे, अगर बताए होंगे तो, अगर इतना याद आ रहा है आपको। यहां पर आप नॉर्मेलिटी निकालोगे ना, जीरो आ जाएगा, और जीरो आ गया मतलब सोल्यूशन में तो कुछ भी नहीं है। और आप कैसे कह सकते हो सोल्यूशन में कुछ भी नहीं है जब मैंने अपने हाथों से NaOH और HCl डाला है? जब अपने हाथों से मिला रहा हूं तो कुछ तो होगा। तो अब जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, जब भी आंसर जीरो आता है, इसका मतलब यह है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। अब आपको सॉल्ट की नॉर्मेलिटी निकालनी है, और सॉल्ट की नॉर्मेलिटी ऐसे निकालते हैं, वहां पर बताया गया होगा ऐसा। सॉल्ट की नॉर्मेलिटी जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तब बनता क्या है? सॉल्ट बनता है। सॉल्ट की नॉर्मेलिटी ऐसे निकलती है। ठीक है। हाँ, कहां ध्यान हटा? ये बताओ कहां तक देखा था? आ गया? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। क्या नहीं समझ में आया था उस समय? कौन सा? ये यहां से ही नहीं समझ में आया था? ये नहीं समझ में आया था? जोर से थोड़ा। नॉर्मेलिटी कैसे आई? देखो, यहां पर इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? सेम है। मतलब अगर इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो रिएक्ट कितने कर रहे हैं? 0.01, सॉरी 0.1, 0.1 रिएक्ट कर रहे हैं। तो बनेगा कितना? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक है, अब बना कितना? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो मुझे क्या निकालनी है? नॉर्मेलिटी निकालनी है रिजल्टेंट सोल्यूशन की। रिजल्टेंट सोल्यूशन नजर आ रहा है मुझे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। पानी के अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? NaCl। इसकी मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 2 लीटर। तो ये आ गई नॉर्मेलिटी किसकी? रिजल्टेंट सोल्यूशन की। रिजल्टेंट सोल्यूशन का मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना था, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का कापा रखूंगा, ऐसे नहीं 0.022 रख दो। कापा भी 2 दे रखे हैं, और एक कापा की वैल्यू जो दे रखी है वो गार्बेज वैल्यू है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। ये वाला कापा रखूंगा। रिजल्टेंट सोल्यूशन का कापा, रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी, तब जाके रिजल्टेंट सोल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा। क्लियर है बात सभी को? अब किसी को डाउट है तो बोलो। टमाटर, वो समझ में आ गया? N1V1 माइनस N2V2। हेडिंग डालेंगे। क्या? क्या इनवर्स होगा? लड्डू। ओम इनवर्स को अपन क्या लिखते हैं? मो। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, हेडिंग लिखो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब यहां पर अपन को वो सारे फैक्टर्स देखने हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब अपन कौन से कंडक्टर की बात कर रहे हैं, आयनिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अपन को यहां पर देखना है। ठीक है, तो अगर मैं इन फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर, सारे फैक्टर से ऊपर नंबर ऑफ आयंस होता है, जो मॉड्यूल में नहीं दे रखा पर क्वेश्चन आता है। जिस भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस होंगे ज्यादा, उसका कंडक्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। जिस भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद अपन जितने भी फैक्टर्स आते हैं फिर वो जाके प्रिवेल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस। सपोज करो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है NaCl, KCl, H2SO4, तीनों में से सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कहां पर होगा, 3 आयन मिलेंगे। ऑल्दो तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग, पूरे टूटेंगे, यहां से 3 आयन मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए HCl CH3COOH, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, है दोनों का बराबर होगा, है? टमाटर ये स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूटेगा, ये वीक है, पूरा नहीं टूटेगा, आयन ज्यादा यहां पर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर ऑफ आयंस। फिर जाके दूसरे फैक्टर्स आएंगे, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, हाइड्रेशन, पोलैरिटी, ये सब बाद में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, इसके बाद जाके सारे फैक्टर शुरू होते हैं। फर्स्ट इज इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इसको प्यार से बोलेंगे आई आई आई। मुझे एक बात बताओ, अपन बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन मतलब वहां पर कौन मौजूद होगा, फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री आयंस मौजूद होंगे तो मुझे एक बात बताओ, कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। और अगर मैं कह दूं कैटायन और एनायन के बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन है ज्यादा, तो इनके बीच का अट्रैक्शन भी होगा। तो अगर इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है तो आप ही मुझे बताओ फ्लो ज्यादा है कम। अगर फ्लो होगा कम तो मोबिलिटी भी होगी, अगर मोबिलिटी होगी कम तो कंडक्टेंस भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? बस खत्म हो गया। तो अगर आपसे कोई बोल दे आई 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 है ज्यादा, तो कंडक्टेंस भी होगा। अरे घोचू, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। कंडक्टेंस क्या होगा, बहुमत। आप है ना, भावनाओं में बह रहे हो। अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो फ्लो क्या होगा, कम, मोबिलिटी होगी कम तो कंडक्टेंस भी होगा कम। तो मैं कह सकता हूं सिंस मोबिलिटी ऑफ आयंस इज कम, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।